दोस्तों अभी हमने एक खबर चलाई है माइकल वॉन के बारे में। माइकल वॉन को बीबीसी ने सैक कर दिया है। इस पे आज आपसे बात करेंगे और इसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जो मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूँ कि अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पर्सनल फेसबुक पेज जो वेरीफाइड है ब्लू टिक के साथ रिफत जावेद ऑफिशियल, वहाँ पे आएँ और सपोर्टर बने। सपोर्टर आप बनेंगे तो हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करने में और मजबूती मिलेगी और हम इसी तरह से बोल्ड जर्नलिज्म करते रहेंगे। और अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो जो रेगुलर जो ड्रिल है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके बारे में आपको अलर्ट मिल जाए। बहरहाल आते हैं माइकल वॉन के बारे में। माइकल वॉन कुछ दिनों पहले से बहुत सुर्खियों में रहे हैं। ये हुआ ये कि अजीम रफ़ीक जो यॉर्कशायर की तरफ से खेलते थे, उन्होंने रेसिज्म के बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए, बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए। उनमें कई प्लेयर्स के नाम लिए जिनकी वजह से उन्हें रेसिज्म का शिकार होना पड़ा। उसी में माइकल वॉन का भी नाम आया। माइकल वॉन का जब नाम आया और मामला बहुत तूल पकड़ा, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है ECB, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड कहते हैं इसको, इसने यॉर्कशायर जो काउंटी क्लब है उसको बैन कर दिया कि इनडेफिनिटली वो कोई भी इंटरनेशनल मैचेस अपने ग्राउंड में होस्ट नहीं कर पाएंगे। और ये जब जो इल्ज़ामात आए सामने में तो जितने भी टॉप ब्रांड्स थे, चाहे वो नाइकी हो, यॉर्कशायर टी हो, बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उन लोगों ने यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब से अपना नाता तोड़ लिया। मामला तूल पकड़ा। जो MPs की कमेटी है यहाँ पे, उन्होंने अजीम रफ़ीक को बुलाया और उनकी पूरी बातें सुनी और बहुत ही इमोशनल वो टेस्टिमनी था। उसके बाद जो यॉर्कशायर के जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उन्होंने तो पहले इस मामले को ऐसे ही नज़रअंदाज कर दिया था। जब अजीम रफ़ीक ने जब एलिगेशंस लगाया था तो उन्होंने एक कमेटी भी बनाई। उनकी फाइंडिंग में ख़ुद माना कि हाँ उनके इल्ज़ामात में सच्चाई है, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेशर्मी से कह दिया कि इस पर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, किसी को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इंटरनेशनल ब्रांड्स ने नाता तोड़ा और ECB ने बैन कर दिया कि आप कोई भी इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पे होस्ट नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट नज़र आया कि मिलियंस ऑफ पाउंड्स का नुकसान होता हुआ नज़र आया। तब जा कर के आनन फानन में तमाम लोगों ने, चेयरमैन से लेकर के CEO से लेकर के सब लोगों ने रिज़ाइन करना शुरू किया। माइकल वॉन पे इल्ज़ाम क्या है? माइकल वॉन पे इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने एक मरतबा अजीम रफ़ीक और आदिल रशीद जो अभी इंग्लैंड टीम के लिए खेलते हैं, एक है अजमल शहजाद और चौथे हैं राना नवीदुल हसन, ये चारों यॉर्कशायर के लिए खेलते थे। एक मरतबा इन चारों की मौजूदगी में अकॉर्डिंग टू अजीम रफ़ीक, माइकल वॉन ने कहा कि देयर आर टू मैनी ऑफ़ यू एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे अब खेलने लगे हैं, यानी कि एशियंस की तादाद बहुत ज़्यादा होने लगी है और यहाँ पे चारों के चारों एशियन मुस्लिम्स थे, तो हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये उनको ये बात लग गई वहाँ पे। अजमल शहजाद ने यह कहा कि मुझे याद नहीं है इस इंसिडेंट के बारे में, लेकिन आदिल रशीद जो अभी इंग्लैंड टीम के बहुत ही मेन स्टे हैं, स्पिन गेंदबाज हैं, और राना नवीदुल हसन, दोनों ने इस बात को कंफर्म किया है कि यस ये बात माइकल वॉन ने कही थी। तो BBC ने यह कहा कि चूँकि आने वाली सीरीज़ में जो एशेज़ सीरीज़ होने वाली है जिसमें इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचेस खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, वहाँ पे इस रेसिज्म के मुद्दे पे बहुत बहस होगी और जब ये बहस होगी तो वहाँ पे ये मुनासिब नहीं है कि माइकल वॉन मौजूद हों, चूँकि उन पे ख़ुद वो इल्ज़ाम है और ख़ुद उनके ख़िलाफ़ इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि हम इनको वहाँ पे मौका दें कि इस मुद्दे पे वो बात करें, तो इसलिए उनको हटा दिया गया है। माइकल वॉन ने जाहिर सी बात है उन्होंने रिएक्ट किया कि इज़ डिसअपॉइंटेड और अब वो बात कर रहे हैं कि नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस गेम को जितना वेलकमिंग बनाया जा सके तमाम लोगों के लिए, हर तरह के जो रेस कलर के लोग आएँ इस गेम को खेलें, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये मामला तो यहाँ पे है, ये मामला है, डेवलपमेंट है नॉनदलेस। अब माइकल वॉन ने फॉक्स क्रिकेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो कह रहे हैं कि आने वाले एशेज़ सीरीज़ के लिए वो फॉक्स क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया का है उसके लिए वो काम करेंगे। मामला ख़त्म है ये लेकिन इसकी जो अहमियत है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा है, जो मैंने लिखा भी था आज ट्विटर पे और फेसबुक पे। वो ये कि एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है BBC, ये वही ऐसा ही है जैसा कि इंडिया में दूरदर्शन है जिसकी गवर्नमेंट जो है वो पे मास्टर है।
लेकिन बावजूद इसके बीबीसी ने एक रेसिज्म पे जब एक एलिगेशन लगा तो इतना बोल्ड स्टैंड लिया इसमें। अब आप याद करें और देखें कि दूरदर्शन को तो छोड़ दीजिए, दूरदर्शन तो बिल्कुल ही गया गुजरा चैनल है इंडिया का। मैं प्राइवेट चैनल्स की बात कर रहा हूँ कि जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं जिसको आप भी देखते होंगे आई एम श्योर रोज़ाना रात में, वहाँ रोज़ाना रात में दुकान लगती है काले सूट में, जिसको मैं टीवी क्रिमिनल्स कहता हूँ, ये बैठ जाते हैं और एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, देते हैं हेट मॉन्गर्स को कि आओ और इंडिया की एक ख़ास कम्युनिटी जो है लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी, उसको डिमोनाइज करो, उसके ख़िलाफ़ हेट प्रोपेगेंडा बढ़ाओ और उसके बाद जो मुसलमानों का वहाँ पे इंडिया में रहना दोभर कर दो। ये रोज़ाना रात में होता है। किसी भी एक चैनल वाले को ये नहीं अब तक लगा कि ये गलत है, इसको वो जर्नलिज्म कह करके इसको लेजिटिमाइज़ करते हैं। इसको आप भी देखते हैं तो आप भी लेजिटिमाइज़ करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप टीवी देखना बंद कर दें तो इनकी व्यूवरशिप गिरेगी तो फिर इनके पास एडवर्टीज़मेंट रेवेन्यू कम होगा तो चैनल चलाना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। फिर इनको लगेगा कि नहीं, हमें ढंग का जर्नलिज्म करना चाहिए। और कौन लोग जिम्मेदार हैं इनको बढ़ावा देने में? बीजेपी वाले तो वही, चूँकि उनका तो एजेंडा ही वही है कि मुसलमानों को अगर आप डिमोनाइज करेंगे तो जो हिंदू वोट्स है वो पोलराइज होगा और वो हमें वोट देंगे। और इस तरह की नफ़रत की पॉलिटिक्स के सहारे वो पिछले 6-7 साल से सरकार में हैं और आइंदा सालों में भी रहने वाले हैं, चूँकि ये फ़िज़ा मुझे बदलती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदार नॉन बीजेपी की भी जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो हर वो पार्टीज़ के लोग हैं जो इन चैनलों पे जाते हैं। इन चैनलों पे अगर आप जाएंगे तो इनको आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं, इनके जो हेट एजेंडा को आप जायज़ करार दे रहे हैं। मैंने इसके पहले भी कई प्लेटफॉर्म से कहा था कि अगर आप नहीं जाएंगे तो इनका जो डिबेट, सो कॉल्ड डिबेट होगा, वो वन साइडेड होगा। वन साइडेड डिबेट वैसे भी बोरिंग हो जाता है, लोग वैसे भी टर्न ऑफ कर देंगे और फिर इसका जो इम्पैक्ट होगा जो इस पे एड रेवेन्यू पे, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा होगा और इसकी वजह से इनकी जो वायबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। एक और हैं जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी सरकारें हैं, जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं, और जो ताज़ा मिसाल है वो आम आदमी पार्टी की है, जो अपने आप को एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी बना करके आई थी अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3-4 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त स्पेक्टेकुलर चेंज किया है, यू टर्न किया है अपने स्टैंड पे। पहले इन चैनलों का वो बॉयकॉट करते थे, इन चैनलों को वो इनका मजाक उड़ाते थे, इनके जो ट्रोल हैं, इनके जो IT सेल के जो ट्रोल हैं, ये जाते थे ट्विटर पे और लोगों को कहते थे कि इन चैनलों को मत देखो। अब न सिर्फ ये इनके अपने स्पोक्स पर्सन्स इन चैनल पे भेजते हैं, बल्कि इन चैनलों को फंड करते हैं सरकारी ख़जाने से, आपके हमारे टैक्स पेयर्स के मनी से फंड करते हैं और करोड़ों रुपए का ऐड देते हैं इस पे। जब आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी अगर इन चैनलों को करोड़ों रुपया देगी तो वो बज़ाहिर इनडायरेक्टली आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हेट कैंपेन चल रहा है उसको चलाने में इन चैनलों की आप मदद कर रहे हैं। मैंने ट्वीट भी किया, कोई असर नहीं हुआ और मेरे ख़्याल में मेरे इस वीडियो से भी उनकी सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला, चूँकि इनको लग गया है कि वो बीजेपी हिंदुत्व कर रही है, हिंदुत्व के सहारे वो सरकार में है, तो क्यों ना हम भी उसके एक सॉफ्ट कॉपी बन जाएं और कॉपी बन करके उसी हेट एजेंडा को इनडायरेक्टली पुश करें, ताकि न सिर्फ दिल्ली में जो हमारी सरकार है इसकी लॉन्जिविटी बढ़ जाए, बल्कि दिल्ली के बाहर भी जहां सरकार बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं वहां पे भी हमारी सरकार बनने में हम कामयाब हो जाए। लेकिन ये हो भी जाएंगे शायद ये, लेकिन जो इंसानियत के साथ जो मजाक कर रहे हैं और इंसानियत के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, आई एम श्योर एवरीथिंग इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस तरह का जो लेवल ऑफ प्रॉपर्टी है, जो लेवल ऑफ जो मॉरल कंपस है यहाँ पे UK में मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया ओनर्स और मीडिया चैनल्स के अंदर में, वो लेवल्स अगर आप देखें तो इंडिया में अब तक तो नहीं है। आने वाले दिनों में क्या ऐसी अवेयरनेस इंडिया के जो मीडिया ओनर्स हैं उनके बीच में आएंगी? आई डोंट थिंक सो। लेकिन एक कंपैरिजन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है ये कंपैरिजन, कि
यही सब क्वालिटीज़ हैं जो यूके को फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड बनाता है, और इंडिया को आई डोंट थिंक अब थर्ड वर्ल्ड भी कंट्री इंडिया रहा है, मेरे ख्याल में 6, 7, 8 वर्ल्ड, पता नहीं कितना कौन से वर्ल्ड में इंडिया का शुमार होता है। तो ये क्वालिटीज़ हैं, इन क्वालिटीज़ की वजह से आज ये इतना आगे है ये मुल्क, और एक डेवलप्ड ममालिक के कैटेगरी में आता है, और इंडिया एक नई डेप्थ, जो नया लो है एवरी डे, वो अचीव करता जा रहा है। सो बहरहाल दोबारा इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ 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 बिकम supporter of my Facebook page and subscribe to Janata Ka Reporter channel on YouTube. Till then, take very good care of yourself and please stay safe.